हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन ये दोनों चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है हुआ है 26/6/2016 को। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी लोअर 3 का पेपर था, ये हुआ था। तो उस पेपर को सॉल्व करेंगे, आखिर हम देखेंगे हमने कितना पढ़ा है। और इसके अलावा एक पेपर हम लोगों ने और ही प्रीवियस ईयर पहले सॉल्व किया था जो आपकी पहली क्लास थी यूपी ट्रिपल एससी की, उसमें हमने इसको सॉल्व किया था। तो देखिए जो आज का पेपर है इसका पहला क्वेश्चन है, यदि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो वे खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे। देखिए दो पाइप हैं, पहला पाइप उसे 24 घंटे में भरता था, दूसरा भरता था 30 घंटे में। अब पूछता है दोनों को खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर जाएंगे। देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जिन्होंने टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे मिल जाएगा और इसको आप आराम से कर लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। पहले आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, 24 और 30 का एलसीएम लेते हो आप 120 आता है। 24 पंचे 120 और 30 चौके 120, इतना हुआ। अब कहते हैं दोनों कितनी देर में भरेंगे, यानी देखो इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में ये 5 भर रहा था, ये 1 घंटे में 4 भर रहा था, मिलाकर 1 घंटे में भरेंगे 9 और भरना कितना है हमको 120। तो आंसर हो जाएगा आपका 120/9 और इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 40/3। यहां से देखिए करेंगे ये हो जाएगा 13 सही 1/3। इसको लिख सकते हैं 13 घंटे इंटू 1/3 घंटे, क्योंकि जो भी ऑप्शन आपके दिए हैं उसमें मिनट दिया हुआ है, इस तरह घंटे में नहीं लिखा है। तो आप क्या करोगे 1/3 घंटे को मिनट बदल दो 13 घंटे और 1/3 को बदल दोगे 1/3 गुणे 60 से गुणा करा दोगे, ये कट जाएगा, यानी 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 13 घंटे 20 मिनट ये आपके दिया था ए ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 16 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए दो संख्याएं, एक आपका जो एलसीएम और एचसीएफ का एक रिजल्ट होता है, इसमें क्या है पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या। हमेशा याद रखना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली और दो संख्याएं यही तो हुई, दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 1600। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस बार दे दिए गए 1600, आपको अलग अलग संख्याएं नहीं दी गई हैं। कहते हैं उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, यानी एचसीएफ का मान आपको 5 दिए और एलसीएम का मान पूछा है। तो यहाँ से 5 से काटोगे 5 3 15, देखो एक बचेगा 10 होगा, 5 दूना 10 0, यानी एलसीएम की वैल्यू आ गई है आपकी 320। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 320, जो कि सी ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3:7 के अनुपात में है। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 3:7 के अनुपात में है। कहता है इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए। देखिए पहले आपको दूध की मात्रा दी थी, बाद में पानी की मात्रा दी थी, मिल्क और वाटर ले लिया। कहता है कितना पानी मिलाया जाए कि जो नया रेशियो निकल के आए हो जाए आपका 2:5। ठीक है, तब इसके लिए देखो क्या करोगे, पहले ये 60 को इस 3:7 में डिवाइड कर लो। ठीक है, ये वैल्यू आपकी थी 7 3 10, 10 के बराबर क्वेश्चन में मान दिया था 60 के, तो 1 के बराबर होगा वैल्यू 6 के। जब 1 के बराबर 6 हो गए, यानी यहाँ पे गुणा करा दोगे, दूध की वैल्यू आ गई 18, यानी 60 लीटर में 18 मान होगा आपका दूध का, और 7 छंग कितना हो गया 42 लीटर। 42 लीटर इसमें था पानी। अब कहता है कितना पानी और मिला दिया जाए। तो हमने एक चीज पढ़ा था, जब कभी भी आपको यहाँ पे देखो 18 ये पता चल गया, यानी दूध की वैल्यू पता चली 18 और पानी है आपके पास यहाँ पे 42। ठीक है, अब क्या करते हैं, कहता है कितना और पानी मिला दिया जाए। हम मान लेते हैं x लीटर पानी मिलाते हैं, तो नया रेशियो जो आपका निकल के आता है वो दिया है क्वेश्चन में 2:5। ठीक है, यानी 2/5। इसका मतलब यह दूध की मात्रा 2 रहेगी और पानी की मात्रा 5 रहेगी। तो निकाल लेते हैं इसको काटोगे 9 बार कट जाएगा, 9 का 5 से गुणा कराओगे 45, 42 प्लस x इक्वल टू हो गया 45 और x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, यानी हम 3 लीटर जब पानी मिला देंगे तो नया रेशियो जो निकल के आएगा 2:5 का हो जाएगा। एक और तरीके से कर सकते हैं रेशियो तरीका, जिन्होंने रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा वही इस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ 60 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया था, ठीक है, ये था आपका 7:3। अब ध्यान से देखोगे, मिल्क और वाटर यहाँ पे लिख लो, 7:3 था।
उसके बाद कहता है कितना पानी मिला दिया जाए, एक नया रेशियो जो बने 3:7 था, और कहता है नया रेशियो जो बनेगा वो आपका कितना पानी मिलाया जाए, बन जाए 2:5। ठीक है, ये बताओ जब पानी मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा बदलनी चाहिए। आप कहोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि दूध तो मिलाया नहीं जा रहा। तो यहाँ पे देखा हमने दूध की मात्रा, यहाँ स्टार्टिंग में रेशियो में 3 दिख रहा था, यहाँ 2 दिख रहा था। इसका मतलब हमको क्या करना है, दूध की मात्रा को बराबर करना है। तो दूध की मात्रा कैसे बराबर होगी, यहाँ ऊपर अगर हम 2 से गुणा करा दें और नीचे कितने से गुणा करा दें, 3 से। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, यहाँ दूध की मात्रा हो जाएगी 2 3 6 और 2 14, यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 5 15, इतना हो गया। यानी हमको पता चला क्या, यहाँ पे देखो दूध और ये वाटर, तो दूध की मात्रा 6 और पानी की 14, यहाँ दूध कितना है 6, पानी है 15। ठीक है, यानी हमको पता चल गया पानी 1 बढ़ रहा है और दूध की मात्रा दोनों में जब पानी नहीं मिलाया गया था तब भी बराबर था, अब भी इतना ही है। तब आप देख लो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 20 की, और क्वेश्चन में इस 20 के बराबर कितना दिया था, 60 लीटर। 20 के बराबर 60 था, तो 1 के बराबर कितना आएगा, 3। और ध्यान से देखोगे यहाँ 14 से 15 पानी हो रहा था, यहाँ 1 ही तो पानी मिला गया, यानी 1 के बराबर हो जाएगा 3 लीटर। यानी जब 3 लीटर पानी मिला दोगे तो नया रेशियो आपका मिलेगा कितना, 2:5। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 और महत्तम समापवर्तक 16, यानी एलसीएम का मान दिया है आपका 1920 और एचसीएफ दिया है 16। उनमें से एक संख्या दी गई है आपको 128 और दूसरी संख्या का मान पूछा है। सेम सवाल अभी हमने जो पढ़ा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, और पहली संख्या आपको यहाँ पे दी थी 128, दूसरी संख्या नहीं पता है, यानी इसका हमको मान निकालना है। एलसीएम दिया था 1920 और एचसीएफ है 28। ठीक है, सॉरी एचसीएफ दिया था 16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 8 128 हो जाएगा, 8 से काटोगे, हाँ 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 0, यानी दूसरी संख्या आ गई 240। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, संभवतः आंसर इसका कितना है, बी ऑप्शन होगा, 240 ही होना। ठीक है, अगला देखिए, दिया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए दिया है 90 डिग्री, यदि एडी लंब है बीसी पर। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है ना, ये त्रिभुज की समरूपता है, यानी सिमिलरिटी रूल पर काम करती है ये जो क्वेश्चन है। और इसमें दिया है कोण ए ऐसे बना हुआ था यहाँ पे 90, इस पे लंब डाला गया यहाँ पे ए बी डी सी। तो इसको सीखने के लिए पहले हम सीखते हैं, एक यहाँ पे बना के देखना, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में समरूपता का नियम क्या होता है। अगर ये आ जाएगा तो आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पे ए लिया, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब अगर यहाँ पे रूल कहता है, अगर आप इस लाइन का स्क्वायर करते हो, ठीक है, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बी डी इंटू बी सी। देखना, बी ए का स्क्वायर आप कह सकते हो, डायरेक्ट ऐसे उठाया करो, इस पॉइंट से उठाया हमने, बी ए का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। ठीक है, बी डी इंटू बी सी। अब इसके बारे में हम फुली तब पढ़ेंगे जब ज्योमेट्री का चैप्टर सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी इंटू सी बी, इतना हो गया। यहां से ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। और एक रूल और होता है, ए डी इंटू बी सी बराबर होगा ए बी इंटू ए सी। ठीक है, ये चार होते हैं। पहले देखिए, बी ए स्क्वायर बराबर होगा बी डी इंटू बी सी, दूसरा है ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी इंटू सी बी, तीसरा है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, और चौथा ए डी इंटू बी सी बराबर होगा ए बी इंटू ए सी। ये रूल होता है। तो यहाँ भी वही चीज दे रहा था, आपसे कहता है इसमें कौन सा होगा, ए बी स्क्वायर दिया था। देखिए, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, तब हमने सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगेगा। जब ए बी स्क्वायर बराबर करोगे आप, ठीक है, ए बी स्क्वायर, तो यहां से देखो इस लाइन से स्टार्ट करोगे, यहां से तो कुछ बनेगा नहीं। हमने देखो यहाँ पे किया था, तो इस लाइन से स्टार्ट किया था, बी डी इंटू बी सी। तो यहाँ पे करोगे ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ से देखिए उधर तो बनेगा, लेकिन नहीं, यहाँ से 2 पॉइंट मिल जाएगा आपको, कौन सा, बी डी इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी। और ये किस पॉइंट पे दिया हुआ था आपको, बी डी इंटू बी सी दिया हुआ है डी ऑप्शन में। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, याद रखिएगा जिन्होंने सिमिलरिटी का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जब सिमिलरिटी का चैप्टर पढ़ोगे यानी समरूपता का नियम, तब आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा ये आता कैसे है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका एपी जीपी ने आपको जीपी सीरीज से दिया हुआ था। अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्योंकि वहां पे गुणोत्तर श्रेणी हमने सॉल्व की थी। तो क्वेश्चन है आपका 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8 डेट इनफाइनाइट टाइम। अब यहाँ पे जब करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, ये सब मल्टीपल में लिखे हैं, और आपको सबको पता है कोई भी संख्या अगर मल्टीपल में लिखी है और सबके बेस बराबर हैं, ठीक है, सबके बेस बराबर हैं, तब क्या करोगे, इनका आपस में गुणा करा के पावर जोड़ देते हैं। यानी 6 की पावर क्या होगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम, इतना हो गया। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, देखो ये एक क्वेश्चन की तरह लेते हैं हम, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। और आपने गुणोत्तर श्रेणी में पढ़ा था, अगर यहाँ पे दूसरा टर्म अपान पहला टर्म का मान निकालते हैं। ठीक है, देखो कैसे, 1/2 है, ये 1/4 है, 1/8 है, तो चेक करते हैं यहाँ से 1/4 में जब 1/2 से भाग दोगे तो आंसर मिलेगा आपको 1/2, ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर 1/8 में 1/4 से भाग देते हैं, यहाँ भी आ जाएगा 2, यानी इसका भी आया 1/2। यानी हम कह सकते हैं जो r की वैल्यू आएगी आपकी 1/2 आ गई। और ये इनफाइनाइट टाइम थी, और इनफाइनाइट टाइम के लिए हमने पढ़ा था, अगर कभी भी गुणोत्तर श्रेणी में इनफाइनाइट टाइम को ऐड करना हो, कोई भी संख्याएं लिखी है, तो a/1 - r फार्मूला होता है। r की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, आप दूसरे पद में पहले पद से डिवाइड करते हो। और a की वैल्यू, ये पहला टर्म्स होता है, तो यहाँ पे रख देते हैं 1/2 1 - 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे 1/2, और यहाँ भी हट जाएगा 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आंसर आया आपका 1। यानी यहाँ पे इस पूरे का वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इसको उठा के ऊपर रख देते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं, यहाँ रख देंगे 6 की पावर 1, और 6 की पावर 1 की वैल्यू हो जाएगी 6, जो कि आपके ऑप्शन में दिया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है, ए ऑप्शन में था। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है एक त्रिभुज में, यह भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। यह है एक त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 55 डिग्री, ये वैल्यू आपको 55 डिग्री की दी है, और आपसे कहता है तो बी और सी पर बने बाह्य कोण का मान, यानी यहाँ पे बाह्य कोण बनेगा और यहाँ पे बाह्य कोण बनेगा, इन दोनों का योग बताना है। अगर हम इसको थीटा ले लें और इसको अल्फा, तो आपको वैल्यू बतानी है थीटा प्लस अल्फा की कितनी होगी जोड़ने के बाद। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन रहा। अब ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180। ठीक है, यानी ये 55 है, और इन दोनों को भी जोड़ दें कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो यानी अगर हम 180 में से 55 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, 125। यानी इन दोनों का सम आ गया 125। याद रखिएगा, इस वाले एंगल आंतरिक कोण का, ठीक है, इंटरनल एंगल का सम कितना है, 125 आ गया, इतना 125 आया। और एक पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का कोण होता है, 180 डिग्री। उसी तरह यहाँ भी कितने का होगा, 180 डिग्री। तो अगर यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, होगा कितना, 360। 180 यहाँ, 180 यहाँ, 360 हो गया। और यहाँ अगर इन दोनों के आंतरिक कोणों का योग घटा देंगे तो हमको बाह्य वाला कोण पता चल जाएगा। तो 125 माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ मिलेगा 5, यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2। यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना, 235, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ था। देखिए, जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। इसमें दिया है ए रेशियो बी बराबर इतना, बी रेशियो सी बराबर इतना, और डी रेशियो सी बराबर इतना। ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ए रेशियो बी है,
या तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लो डायरेक्ट, ठीक है, आप एलसीएम लोगे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या दूसरा तरीका ये कर लो, यहाँ पे आपको 9 बनाना है, यहाँ भी हर में 9 बना दो, ठीक है, तो 9 से 9 कट जाएगा और ऊपर वाला जो होगा वही आपका रेशियो हो जाएगा। तो देखिए 9 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ भी 3 से गुणा कर दो, यहाँ भी 3 से गुणा कर दो, बस हो गया 9। यानी यहाँ पे आया आंसर कितना, 2/9, ठीक है, और यहाँ पे आया 3/9, और इसको काटोगे 1/3 ही तो आएगा, जो हमारा पुराना वाला मिल जाएगा, ठीक है। यानी हमने 3 से यहाँ पे गुणा कर दिया। जब ये गुणा किया तो यानी 9 से 9 को पूरा हटा देंगे, बस हमारा रेशियो मिल जाएगा। बी रेशियो सेम समझो, यहाँ पे 14 है, यहाँ भी हम 14 कर दें, दोनों तरफ हर दो बराबर हो गया तो ऊपर वाला ही हमारा रेशियो होगा। तो यहाँ 14 करने के लिए 2 से गुणा करोगे, 2 से ऊपर भी गुणा करोगे, 4/14, रेशियो 5/14। यहाँ डी रेशियो सी था। यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए 10 यहाँ भी करते हैं तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 7/10, रेशियो 6/10, इतना हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा 2/3, बी रेशियो सी बराबर आपसे पूछेगा तो ये 14 से 14 कट ही जाएगा, 4/5, और सी रेशियो डी, याद रखना सी रेशियो डी लेंगे हम, डी रेशियो सी नहीं लेंगे, और सी रेशियो डी हो जाएगा 6/7। अब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान बताना था, कितना होगा। तो देखिए जिन्होंने रेशियो का चैप्टर ना पढ़ा हो, आप प्लेलिस्ट में मैथ के जाइए, वहां से पढ़ लीजिए, उसका रेशियो निकालना आसानी से वहां बताया गया है। और देखिए कैसे करते हैं, 2 चौक 8, 8 छंग कितना होगा, 48। एक लाइन में आप रेशियो निकाल सकते हो। यहां से करेंगे, देखिए बी का निकालना है, बी को बी से मिलाओ, सीधा गुणा, 3 चौक 12, 12 छंग होगा 72। ये आप अपने अपने तरीके से रेशियो निकाल लेते होगे। सी का मान निकालना है, 3 का 5 से करोगे 15, 15 छक्के 90, और डी का मान निकालना है, 3 5 15, 7 105। क्लियर हो गया। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान आया 48 रेशियो 72 रेशियो 90 रेशियो 105। अब अगर ये किसी संख्या से डिवाइड होता है तो इसको काट के हम छोटा भी कर सकते हैं। जैसे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 16, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 30, और यहाँ पे होगा 35। ठीक है, अब संभवतः किसी से नहीं डिवाइड होगा, और ये आपके किस ऑप्शन में दिया था, 16, 24, 30 और 35 दिया था सी ऑप्शन में। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया सी। अगला देखिए, 3000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। ठीक है, ब्याज आपकी वार्षिक देय है, आपको 2 वर्ष 4 माह का बताना है। 2 वर्ष 4 माह का बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए ए बराबर होता है P 1 + R/100 की पावर T। जब इसमें करेंगे, देखिए पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3000 रुपए थे, 1 + R की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में 10 बटे 100। कितने साल पूरे हैं, 2 साल आपके पूरे दिए हुए थे तो 2 साल ऊपर लिख लिया, इंटू 1 + R की वैल्यू 10 था बटे 100 किया। अब ये बताओ 4 माह है, ठीक है, 4 माह को आप ऊपर लिखो, एक साल में कितने माह होते हैं, 12, तो 12 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1/3। यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करा दो। क्लियर है, तो बस इसी तरह से करेंगे और हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी। जब ए की वैल्यू आ जाएगी उसमें से 3000 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, ना कि हमको मिश्र धन चाहिए। ये आपका मिश्र धन होता है, अमाउंट जो निकल के आएगा। तो हमको जब CI चाहिए, CI बराबर होता है A - P, और इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप केवल कैलकुलेशन आपको करना था, ये आंसर आपका आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल 19, 27 और 31 मिले। आपको बताना है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 24, 32 और 36 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना मिले, रिमाइंडर की बात किया जा रहा है, 19, 27 और 31। ठीक है, वह छोटी छोटी, और ऑप्शन में क्या क्या है, 283, 273, 281, और अगला ऑप्शन है आपका 285। ठीक,
अब आपको इसमें से बताना है वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 24, 32 और 36 से डिवाइड करोगे 19, 27 और 31 मिलेगा। तो 24 से चेक करते हैं। 24 से अगर इसमें भाग दोगे 24 एक्के कितना होगा 24, ठीक है, 4 बचा 43 हुआ। 24 एक्के फिर से करोगे 24 होगा, यानी यहाँ पे 19 रिमाइंडर बच रहा है और 24 के लिए 19 ही शेषफल चाहिए था। यानी पहला ऑप्शन 24 से तो करेक्ट जा रहा है, तो दूसरे में चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा तो बस एक ही संख्या चेक करने से हमको मिल जाएगा। 27 में भाग दोगे 24 से 3 बचेगा, 33 हुआ। 33 में अगर 24 से भाग दोगे 9 बचेगा, 19 नहीं बचेगा, यानी ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। आपको 24 के लिए 19 बचाना है। यहाँ पे करेंगे 24 एक्के 24 होगा और यहाँ पे बच जाएगा आपका 4, 41 होगा, 24 एक्के 24 होगा, यानी यहाँ भी नहीं बच रहा होगा, यहाँ बच रहा है आपका 17। ठीक है, तो यानी ये भी ऑप्शन कट हो गया। एक ऑप्शन ये बचा, इसमें चेक करिए 24 एक्के कितना होगा 24, ठीक है, 4 बचा 45 हुआ। तो अगर 45 में 24 से भाग दोगे तो 21 शेषफल आएगा, 19 नहीं आएगा। यानी बाकी सारे ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए, केवल एक तरीके आपका बचता है कौन सा, ये वाला। ठीक है, यानी 283, जिसमें आप भाग देने पर 19, 27 और 31 बनेगा। आप इन संख्याओं से भी भाग देकर चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो दूसरा तरीका है आपका, दूसरे तरीके में देखिए सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड से आप जब ट्राई करोगे तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे इन सब का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम 24, 32 और 36 का, इनका एलसीएम लोगे, माइनस करना है। और माइनस क्या करोगे, देखिए ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब इनके बीच का अंतर बराबर हो। आप हर जगह देखोगे अंतर 5 का मिलेगा, यानी इनका एलसीएम लेके आप 5 माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 283। ठीक है, यानी 24, 32 और 36 का एलसीएम लेके आपको 5 माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जिससे भाग दे रहे थे और जो शेषफल आ रहा था उनके बीच का अंतर 5 हर बार आ रहा था। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का है। इसमें दिया था एंगल ए 75 डिग्री और एंगल बी यानी DBC का मान दिया था 60 डिग्री, और पूछा है एंगल BDC का मान बताना है, यानी यहाँ से लेके इसका एंगल का मान बताना था PDC का कितना होगा। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं समांतर चतुर्भुज होता क्या है। ऐसा समांतर चतुर्भुज, देखिए आप सबने आयत पढ़ा होगा, ठीक है, आयत यानी रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, ये L है, ये B है, ठीक है, आयत थोड़ा 90 पे रहता है। प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहते हैं। और जब समांतर चतुर्भुज होता है तो इसी को आप गुस्सा के जी इसको धक्का मार दो, ठीक है, थोड़ा सा अपने एंगल पे झुक जाएगा। और जब ये किसी एंगल पे झुकता है ना तो वही समांतर चतुर्भुज होता है, यानी इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। बशर्ते अंतर इतना आता है कि कुछ एंगल पे झुका हुआ होता है, और इसके आमने सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होगा, और यहाँ y है तो यहाँ भी y होगा। बस एक चीज आपको याद रखना है, प्रत्येक दो एंगल को जोड़ोगे क्रमशः, ठीक है, यानी x और y को जोड़ोगे तब भी आपका मिलेगा 180, और यहाँ भी x y को जोड़ोगे तब भी 180, इधर से जोड़ोगे तब भी 180 और इधर से जोड़ोगे तब भी 180, और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर से देखिएगा, आमने सामने कोण बराबर हो गया और कोई भी साथ में लगने वाले दो एंगल को जोड़ोगे तो एंगल आपका टोटल सम उनका कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इस सवाल में देखते हैं आखिर हम यहाँ पे कैसे करेंगे। आमने सामने कोण बराबर है, ये 75 है तो ये भी 75 होगा, इतना हो गया। ये 60 है, ये 75 है, ये एक त्रिभुज है BCD। यहाँ पे 60 है, 75 है, हो गया 135, बचेगा यहाँ पे 55। और इसी का मान आपसे पूछा था कितना होगा, तो डी ऑप्शन में दिया था BDC का मान होगा 55 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना था, ये 75 था तो ये भी 75 होगा। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम होता है 180, ये 60 हो गए थे 75 हो गया, टोटल इन दोनों का सम हो गया 135, और त्रिभुज के तीनों एंगल का सम होता है 180। उसमें से अगर आप 135 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 55। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका जो है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। लिखा है 0.125
0.125 इंटू 0.125 माइनस 0.004 इंटू 0.004 अपॉन 125 प्लस 0.004। आपको इसका मान बताना था। देखिए बहुत इजी होगा। यहाँ पे आप क्या करो, दशमलव हटाओ, बट्टे में लगा दोगे। ये दूसरा तरीका क्या करो, आप सबको काट के आराम से छोटे टुकड़ों में करके सॉल्व कर सकते थे एलसीएम लेके, लेकिन यहाँ पे उसकी डिमांड नहीं है। यहाँ पे कहता है इसको किसी और अच्छी विधि से या जल्दी करना है आपको, ठीक है। आपके यानी परीक्षण किया जाता है आप कितनी जल्दी कर सकते हो। तो देखिए ये बन सकता है ए स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर करेंगे 0.125 का स्क्वायर माइनस 0.004 का स्क्वायर अपान में 0.125 प्लस 0.004, और इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होगा ए प्लस बी, यानी 0.125 प्लस 0.004 और a माइनस बी 0.125 माइनस 0.004 और नीचे लिखा था 0.125 प्लस 0.004। इससे ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा कितना 0.125 माइनस में है 0.004, यानी घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.121। ऑप्शन है बी। क्लियर है। बस आपको यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फार्मूले से आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, x प्लस 1/x इक्वल टू 3। और आपसे वैल्यू पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। तब देखिए आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालना है तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है इसका क्यूब करो, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर का मान निकालना था, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी आंसर हो जाएगा 7। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 करोगे 7 आ जाएगा। देखिए ये हुआ कैसे, आपको दिया था x प्लस 1/x इक्वल टू 3, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x बराबर 2ab बराबर इधर हो गया 9, x से x कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2, यानी आ गया आंसर 7। उसी को हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं। जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2 और ए की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, 3 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर हो गया 7। अगला देखिए सी ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए अलजेब्रा के फार्मूले पे था। अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है, उसी से हमको अप्लाई करना था। यहाँ पे देखिए जो फार्मूला हम लगाएंगे उसका फार्मूले का मान होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसी फार्मूले को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, देखिए सवाल के हिसाब से करोगे ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं कितना 0.073 प्लस 0.27, 0.73 प्लस 0.27 ए प्लस बी हो गया। यहाँ पे करेंगे 0.73 का स्क्वायर प्लस 0.27 का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 0.27 इंटू 0.73 इतना कर दिया, ठीक है टोटल। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, नीचे भी वही सेम चीज लिखी होगी जो ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। वो नीचे से नीचे कट जाएगा और ऊपर बचेगा 0.73 प्लस 0.27 और इनको ऐड कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा 1, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया डी, 1 आंसर आ गया। अगला देखिए 19 है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 33 है, तो जोड़ों की संख्या बताइए। देखिए आपको महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का मान दिया है 33 और दो संख्याएं आपको माननी है जिनका योग कितना है 528। एचसीएफ का मान दिया है क्वेश्चन में 33, दो संख्याएं जिनका योग है 528, तो संख्याएं मान लेते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं 33x और दूसरी 33y, इन दोनों का योग दिया है क्वेश्चन में 528।
अगर हम 33 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 528। 11 से भाग दोगे, 11 3 33, 11 चौक 44, 88 बार 8 बार जाएगा 88, और 3 से काटोगे 16, यानी x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 16। अब इसमें आपको ऐसे फैक्टर लेना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना बचे, जैसे ले सकते हो 1 प्लस 15, फैक्टर आपका बचेगा यहाँ पे 3 प्लस 13। याद रखना आप 2 और 14 को नहीं ले सकते क्योंकि इसमें से कुछ भी वैल्यू कॉमन निकलेगी, आपको प्राइम फैक्टर, ठीक, यानी खंड लेना है। और यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं हम, यहाँ पे जब आगे करोगे आपको मिल सकता है 11 प्लस 5, ठीक, यानी 5 प्लस 11 और 7 प्लस 9, और यहाँ पे कोई भी फैक्टर आपको संभवतः नहीं मिल रहा होगा, ठीक, यानी इसके मिलेंगे आपको 4 फैक्टर। यहाँ पे कितने जोड़े संभव हैं आपके, टोटल 4। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 जोड़े आपके टोटल संभव थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 बिंदु 7 3 और 4 -1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दिए हैं आपके 7,3 और दूसरा बिंदु है आपका 4 -1। इनके बीच की दूरी देखिए, बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी पे रख दोगे, निकलेगा यहाँ 7 - 4 करोगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे y2 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है 3, 3 में से 1 घटाना है आपको, तो यहाँ पे रखोगे 3, माइनस लगा -1 रखोगे, 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, और 16 9 होगा 25, 25 का मान आ जाएगा यहाँ पे 5, यानी इस प्रश्न में आंसर आ गया आपका 5, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, कितने वर्ष में 19,200 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 4,032 रुपए हो जाएगी। ठीक है, 19,000, यानी फार्मूला है आपका a + p 1 + r/100 की पावर t। इसी पे उठा के रखते हैं, राशि हो कितनी जाएगी, पहली थी 19,200 और उसके बाद उसमें रुपया कितना जुड़ता है 4,032। ठीक है, टोटल ए का मान आ जाएगा यहाँ से 9 4 13 2, यानी 23,232, यानी ए की वैल्यू हो गई 23,232, पी की वैल्यू है 19,200, 1 + आर की वैल्यू दी थी 10%, 10/100, और टी का मान निकालना था, तो इसको ले लेंगे 23,232 बटे 19,200 बराबर, यहाँ से काटोगे 10 कट जाएगा, यानी 11/10 का पावर में टी। ध्यान से यहाँ से एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी बाद में जाके ना, टी का मान जो मिलेगा वो यहाँ 11 और 10 ही आएगा, उसकी पावर में कुछ जाएगा वैल्यू। जैसे यहाँ पे अगर आप काटोगे, कितने से भी काटते चले जाओ, अंत में जो वैल्यू निकल के आएगी टी का मान, आपको यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको 11/10 की पावर में बनाना है, और जो पावर में होगा वही टी की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर है यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अगला क्वेश्चन आप, अगला क्वेश्चन है आपको, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 14 मीटर है। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या, यानी एक शंक्वाकार तंबू है जिसके आधार की त्रिज्या दी है 7 मीटर और ऊंचाई दी है 24 मीटर। कहता है इसे बनाने में 1.25 मीटर कपड़ा, चौड़ा कपड़ा कितना लगेगा। तो देखिए कपड़ा आपको अगर इसमें लपेटना होगा, यानी इसकी आप वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालोगे। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l शंकु का। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू आपको 7 दी है, एल नहीं पता, एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे तो इसको निकालेंगे, ये 7 है ये 24 है, तो इसका मान आ जाएगा 25। आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से 25 हो जाएगा, ये कट जाएगा 7 से 7 और इनका गुणा करा देते हैं। देखो 22 × 25, ठीक है, इनका जो भी गुणा कराने पे आएगा लिख लेंगे। यानी टोटल हमको इतने क्षेत्रफल का कपड़ा चाहिए, और जब क्षेत्रफल आया 22 × 50,
सॉरी 22 × 25। और यहाँ पे देखिए चौड़ाई इतनी है, तो अगर लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई से भाग दे दो 1.25। पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 5 से काटोगे 25 होगा, ठीक है, और 5 से काटोगे 5 होगा, और 25 दूना होता है 50 यानी 20 हो गया, यानी टोटल आंसर आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 14 दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर दिया है 14 और x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 10। आपको इनका अंतर बताना है, कट जाएगा 2x बराबर आया 24, x बराबर आ गया 12। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू यहां रखोगे, y की वैल्यू आ गई 2। इनका गुणनफल पूछा यानी x इंटू वाई बराबर होगा 12 दूनी 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 3x माइनस 5 में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, आपको कहता है क्या जोड़ दिया जाए कि आंसर मिले x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, देखो इसमें कुछ जोड़ते हो तो आपको ये मिलेगा, यानी अगर इसमें से इसको घटा दे तो आपको यहाँ पे जो जुड़ी हुई वैल्यू होगी मिल जाएगी। तो कर दीजिए x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में से आपको घटाना है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। देखिए जब वैल्यू घटाते हो समीकरण को, तो यहाँ अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस। यहाँ देखो x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस एक्स में से अगर माइनस 3x घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4x, और यहाँ प्लस 1 में अगर प्लस 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 6। यानी ये आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है n-1/t इंटू 100। इसी में रख दो, 2 गुना हो रहा है यानी 2 - 1/8 इंटू 100 कर दोगे, आ जाएगा आंसर 12.5%। ये डायरेक्ट ऐसे समझिए, कोई धन मान लेते हैं 1 रुपए था, डबल हो रहा है यानी 2 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब साधारण ब्याज आपको 1 रुपए मिलेगा। रेट कितना थी आपको नहीं पता, टाइम दिया था 8 साल। ठीक है, निकाल लेते हैं। SI इक्वल टू फार्मूला होता है PRT/100। एसआई कितना मिल रहा है 1 रुपया, मूलधन भी 1 था, आर की वैल्यू नहीं पता, टी आपको 8/100, आर बराबर हो जाएगा 100/8, या कह सकते हो आप 12.5%। आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, x b पावर x c, आगे दिया था a इंटू x की पावर c अपान x की पावर a, यहाँ पे दिया था b इंटू x की पावर a इंटू x की पावर b, यहाँ पे दिया हुआ तो c b। अब बताना था इसका मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे अगर गुणा कराएंगे इसको लिख सकते हैं x की पावर b a, यहाँ पे लिख सकते हैं x की पावर c a। इतना किया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस सी हम डायरेक्ट कर दिया क्योंकि बेस सेम था, और हर जगह बेस इसी तरह होगा, यानी हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे x की पावर सी बी प्लस सी बी माइनस ए बी, यानी देखिए प्लस ए सी, और ये ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस बी सी। इतना किया, ये बी ए है, ये माइनस ए बी, यानी प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया, माइनस सी ए प्लस सी ए कट गया, और प्लस बी सी माइनस बी सी कर लिया, यानी x की वैल्यू हो गई 0 और पावर में 0। अगर पावर में किसी की वैल्यू 0 होती है तो आंसर आता है आपका 1, जो कि ए ऑप्शन में दिया होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें केवल कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 17 से विभाज्य हैं। आपको बताना है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। तो संख्याएं देखते हैं, हम पहले देखते हैं 3 अंकों की ढूंढ रहा है, तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है 100। 17 से डिवाइड करो, 17 पचे होगा 85, बचा 15। अगर हमको 17 से डिवाइड करने और 3 अंकों की ही चाहिए, यानी अगर हम इसमेन 2 जोड़ दें तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जो 17 से डिवाइड, देखो 2 जोड़ोगे तो 17 यहाँ हो जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा, और यहाँ 2 जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे छोटी 17 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की संख्या हो गई 102। अब 1000 में भाग भी लेते हैं, क्योंकि 3 अंकों के पूछा था ना, उसने 99 भाग दे सकते हो, फिलहाल हम 1000 में देते हैं क्योंकि आसानी पड़ेगी आपको भाग देने में। 17 पचे कितना होगा 85, यहाँ पे बचेगा 15 0, 17 8 136,
बचा 14। यानी अगर 1000 में 14 घटा दोगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जिसमें 17 से भाग चला जाएगा, और इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 986। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 986 होगी जो 17 से डिवाइड होगी, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 होगी जो 3 अंकों की होगी। अब आपको ने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले इस चैप्टर को सॉल्व किया है। L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पे रखो 986 बराबर हो जाएगा 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 17। यहाँ से इसको घटा देते हैं, यहाँ पे आया 4, 8 884 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। 17 से काटोगे 17 पचे हो गया 85, 17 दूनी 34 बराबर n माइनस 1, और n की वैल्यू आ गई 53। यानी टोटल यहाँ पे टोटल जितने टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, n की वैल्यू आ गई 53, यानी 53 टर्म्स होंगे। यानी 53 पद ऐसे होंगे जो 102 से लेकर 986 तक, या कह दो 3 अंकों की समस्त संख्याओं में जो 17 से विभाजित होंगे। d की वैल्यू हम लोगों ने इसलिए 17 दी थी, 17 से अगर आप विभाजक नियम देते देखो 17 फिर 34 51 सबके बीच में डिफरेंस 17 का ही रहेगा। ठीक, इसलिए डिफरेंस का मान यहाँ पे d की वैल्यू ली थी 17। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके ये जो हैं, ये आने वाले दोनों क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग एक क्वेश्चन जो आपका ये इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं। ठीक है, ये आपका सर्कल का चैप्टर है, सर्कल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त बना हुआ था, ये 90 है, यहाँ पे आपको 110 डिग्री दिया था, ये 90 दिया था। आपको इस x का मान बताना है। ध्यान से देखोगे ये वैल्यू दी थी आपको a b o और c। आपको इस x का मान बताना है। देखिए ध्यान से, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र पे है, तो जब दोनों यहाँ पे भुजाएं बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज के दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, और इन दोनों का योग होगा 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। ये x है, ये x है, ये 90 है, तो इन दोनों की बचेगा कितना 90, और 2x बराबर क्वेश्चन में 90, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 45। वैसे भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, तो एक 90 होता है, बाकी दोनों बचे हुए कोण कितने होते हैं 45। लेकिन आपके किसी ऑप्शन में 45 नहीं दिया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन गलत आया हुआ था, इसके ऑप्शन सारे गलत थे। ठीक है, इसका आंसर रियल होगा 45। इस तरह से आज हमने आपके 26 से 2016 का जो लोअर थर्ड का पेपर हुआ था उसको सॉल्व किया, उसके मैथ्स क्वेश्चन को। अब अगली क्लास में हम किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।